Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heredity and Evolution. Heredity and Evolution में अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे traits के बारे में. हमने heredity के बारे में तो बात कर ली कि there are some genes which control the DNA and the DNA contains some proteins which decide about the characteristics of an organisms. But यहाँ पर एक और चीज साथ साथ चल रही होती है evolution. evolution का मतलब होता है चेंज. आप प्लीज मेरी बात समझना. चेंज 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 चेंज. बार बार चेंज नहीं बोल रहा, 1 करोड़ बार चेंज बोलना चाहता हूं. चेंज और फिर चेंज और फिर चेंज. और ऐसा होता है कि शुरुआत हुई यहां से और हम आ गए यहां पर कि ऑर्गेनिज्म एक नया ही स्पीशीज बन गया. द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस. ये चेंजेस आने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं. which leads to the origin of new species is called evolution. कि चेंज आता गया, 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 इतना चेंज आता गया कि अल्टीमेटली एक नया ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस हो गया. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं. हम ये मानते हैं कि एप्स, बंदर, ये सब हमारे पूर्वज रहे होंगे, बट क्या तुम आज उनसे कोई भी तरीके का रिश्ता एस्टैब्लिश कर सकते हो? या तुम उनसे शादी कर सकते हो? देखो, बायोलॉजी ये बोलती है कि कोई भी वो दो लोग जो आपस में ब्रीड करके रिप्रोड्यूस कर सकते हो वो सेम स्पीशीज के हैं. तो तुम बोलोगे सर हम और बंदर आपस में ब्रीड करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम सेम स्पीशीज के नहीं है. मगर अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए, ब्लड तक भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी उनसे मिलती हैं. मींस कहीं ना कहीं हम यहां जो इंसान आज यहां पहुंचा है वो पहले ये रहा होगा. अब जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारी थ्योरीज हैं. मैंने पूरे के पूरे पेजेस यहां पर फोटो के फॉर्म में डाल दिए हैं, तो एक एक पेज को कम से कम दो दो बार पढ़ना, नहीं तो लेक्चर 2 बार सुन लेना. अब हमने क्या करा, एक्वायर्ड ट्रेट. ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक. मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका मेरा ट्रेट है. समझना, किसी और टीचर के बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका उनका ट्रेट है. अ ट्रेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक of an organism which is not inherited but developed in response to an environment. For example, जंगल का एक ही ट्रेट होता है किल एंड सर्वाइव. या अपने आप को भगाओ, बचाओ और बचो, मार के बचो या बच के बचो. तो वैसे ही ट्रेट, उन्होंने एक प्रकार का ट्रेट पढ़ा. ध्यान से, द acquired traits of an organism cannot be passed on to the next generation. बताता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में पैदा हुए हो और आप पैदा होते ही आपके पापा फ्रांस चले गए. अब पापा चले गए फ्रांस, आपकी अपब्रिंगिंग फ्रांस में ही हो रही है, आप बड़े भी फ्रांस में ही हो रहे हो, सब कुछ आपका फ्रांस में हो रहा है, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आ गई. आप वहां 30-40 साल रहे. उस 30-40 साल के बाद आप फ्रांस से निकल के चाइना में आ गए. अब चाइना में आप आ गए, चाइना में आपके बच्चे पैदा हुए, वहां आप और 20-30 साल रहे, अब आपका बच्चा वहां पैदा हुआ है, तो उसको चाइनीज आ गई. तो इस प्रकार के चेंजेस को बोलते हैं क्वायर्ड ट्रेट्स. आपको फ्रेंच आती थी, वहां जाके सीखी, अब आपके बच्चा चाइना में पैदा हुआ, चाइनीज लैंग्वेज उसको आ गई. ठीक है, आपसे फ्रेंच सीख ली होगी, दिस कुड बी अनदर रीजन, बट फ्रेंच कम आएगी, चाइनीज ज्यादा आएगी, फ्रेंच आएगी ही नहीं, क्योंकि चाइनीज कंट्री में आप पहुंच गए हो. सो वो चेंजेस जो इंसान एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से लेता है. सपोज एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत गुंडागर्दी चलती है, लोग एक दूसरे को मार पीट के रह रहे हैं, तो वहां सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी गुंडा बनना पड़ेगा. बट सपोज आप गुंडा बने, 10-12 साल गुंडा बने, उसके बाद आप एक अच्छी जगह पर आ गए, तो क्या अब आपका बच्चे जो पैदा होंगे वो भी गुंडे बनेंगे? नहीं, क्योंकि आप जिस एनवायरमेंट में आए हो उस एनवायरमेंट से जो इंसान चेंजेस लेता है उन चेंजेस को बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स. उसका बेस्ट एग्जांपल, उन्होंने चूहा लिया, चूहे की पूंछ को काटा. जैसे ही चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ काटा, जैसे ही चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ को काटा. 21 जनरेशन तक जब चूहे की पूंछों को काटा गया, 21 पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियों तक, 21 जनरेशन तक जब पूंछ काट ली, उसके बाद भी जो चूहा पैदा हुआ उसकी भी पूंछ आई, उसकी भी पूंछ आई. और क्योंकि उसकी भी पूंछ आई मींस जो पूंछ काटना था वो अक्वायर्ड ट्रेट था. और अक्वायर्ड ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ब्रॉट नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट ब्रिंग एनी चेंजेस टू द डीएनए. अगर डीएनए में चेंज आएगा तभी. नो डीएनए चेंज.
क्योंकि डीएनए में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगले चेंजेस होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जिसमें जीन्स में फर्क आता है। उन्होंने देखा एक ग्रीन बुशेस मतलब हरी भरी खेती के अंदर लाल रंग के बीटल्स थे, लाल रंग के कीड़े थे। उन लाल रंग के कीड़ों में बाई चांस आपस में ही जेनेटिक वेरिएशन आया, एक दो चार ग्रीन कलर के कीड़े हो गए। रेड में भी अलग अलग वेरिएशन आता है ना, तो धीरे धीरे कहीं पता नहीं चला एक आधा ग्रीन कीड़ा भी बच गया। अब हरियाली में लाल कीड़े को मारना आसान है, लाल कीड़ा मर गया, लाल कीड़ा मर गया, बट ग्रीन कीड़े को पकड़ना और मारना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केस में लाल कीड़े मर गए और ग्रीन कीड़े रह गए। अब जो ग्रीन कीड़े थे उनके बच्चे भी जो पैदा होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन। तो देखा गया ग्रीन वालों की पॉपुलेशन बढ़ती गई और रेड वालों की पॉपुलेशन कम होती गई। अभी जो ग्रीन कीड़ा था, ये ग्रीन कीड़ा था, उसकी जीन्स में ही कोई चेंज आया हुआ था। जैसे कि हम लोग भी, हम लोगों का स्किन कलर अलग है, हम लोगों की हाइट्स अलग है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डीएनए। तो वो चेंजेस विच आर ब्रॉट इनसाइड द डीएनए ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। ये प्लीज जो मैंने हाईलाइट करा है, इस चीज को प्लीज लिख भी लेना और दो बार सुन भी लेना। और अगर वो चेंज उनको जीने में सरवाइव करेगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर वो चेंज उनको जीने में दिक्कत देगा तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिरे थे, कई लोग मर गए, बट कई लोगों की जीन्स डैमेज हो गई थी, और क्योंकि उनकी जीन्स डैमेज हुई थी तो उनके जो बच्चे थे, जो बच्चे आगे पैदा हुए, उनको भी कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हुई और कई जनरेशन्स तक ये प्रॉब्लम चलती रही। उसके बाद आती है इवोल्यूशन, जहां मैंने आज स्टार्ट किया था चेंज 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 चेंज। इतने चेंजेस आ गए कि अल्टीमेटली एक नया स्पीशीज बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ह्यूमन बीइंग शुरू से ही है। कोई बोल रहा है ह्यूमन बीइंग शुरू से ही है, कोई कह रहा है ह्यूमन बीइंग शुरू से नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स को आए हुए अभी कुछ लाख या करोड़ साल हुए हैं। तो इसके ऊपर बहस चली। अब जो हम पढ़ेंगे, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, और उन थ्योरीज के आधार पर, जैसे कि वो बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब समझ लो स्लो, बहुत स्लो, ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत 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 सालों तक जो होता है, which leads to the origin of new species is called evolution। हम कोशिश करेंगे कि एक एक लाइन पढ़ें। There is an enormous number and types of living organisms, plants and animals on this earth. In addition to this wide variety of living organisms, the remains of dead organisms which lived in the remote past are called fossils. पुराने organisms के जब अवशेष जमीन के अंदर से मिलते हैं तो उनसे उनके कंकालों का, उनके बॉडी के इंटरनल बोन्स वाले स्ट्रक्चर का पता चलता है, और उस स्ट्रक्चर से आइडिया लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहा होगा। जैसे कि इंसान के, पुराने इंसानों के जो अवशेष जमीन से निकलते हैं तो उससे पता चलता है उनके हाथ बड़े बड़े हुआ करते थे, लंबे लंबे, मुंह बड़ा होता था, मुंह आगे की तरफ डेवलप्ड होता था, और उनके हाथ घुटने से भी नीचे जाते थे। तो ये सब बताया। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेस, हाउ एंड फार फ्रॉम वेयर such a great variety of living organisms come to exist on this earth and how human beings evolved on this earth। ये भी बात पूछी जाती है। All these things are studied in the branch of biology called evolution। The word evolution has been derived from the Latin evolutory। ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो what is evolution मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरी क्लास बोलेगी evolution। Evolution is, ये definition, sequence of gradual changes which takes place in the primitive organisms। में जो changes आते रहे ताकि एक नया organism पैदा हो जाए, is called एवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन हुई थी। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विल बिकम, एक प्रोटोसॉर इज एन
एंशियंट फ्लाइंग रेप्टाइल विच लिव्ड ऑन द अर्थ अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब आपको कैसे पता? इन्होंने उसकी फॉसिल्स को स्टडी करा। एक ऐसा रेप्टाइल जो उड़ भी सकता था, एक ऐसा रेप्टाइल जो उड़ भी सकता था, जिसकी बॉडी आज की डेट में सबसे ज्यादा मिलती है छिपकली से। छिपकली दीवार पे चिपक जाती है, छत पे चिपक जाती है, बट उड़ नहीं सकती क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर है। बट कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे उसमें क्या आए होंगे, इवोल्यूशन आई, बहुत चेंजेस आए होंगे कि अब वो उड़ने वाला जो ब्रेटासॉर था, अब जाकर वो सिर्फ एक लिजर्ड के अंदर रह गया है, उसके अंदर ऐसे चेंजेस आ गए। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, ये वाला काम, ये वाली जो चीज है, ये बोर्ड्स में पूछी जाती है। अपना माइंडसेट इसको लेकर ठीक कर लेना, ये बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। वो कहते हैं क्या सबूत है एवोल्यूशन का? तो एक सबूत है एवोल्यूशन का होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो सबसे पहले बोलेंगे इन सब की डेफिनेशन दो। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन एंड फिर हाउ डू दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन की भी क्या दो? डेफिनेशन, एंड हाउ डू दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। फिर फॉसिल्स की भी क्या दो? डेफिनेशन, एंड हाउ डू दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं। मैंने आपको बोला मेरे हाथ, तो आपने कहा ये, आपने कहा छिपकली के हाथ, तो आपने कहा छिपकली के आगे वाले। अब मैंने कहा बंदर के हाथ, तो आपने कहा बंदर के हाथ। मैंने कहा कबूतर के हाथ, तो आप बोलोगे कबूतर के जो वो पकड़ने वाले जो हाथ होते हैं। सबके हाथ बोल रहा हूं, तो आपको ये समझ आ रहा है कि सब ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चर लिटरली सेम है। सो व्हाट आर homologous organs? Those organs which have the same basic design but perform different functions। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के हाथ स्पेसिफिक काम करने के काम आते हैं। लिजर्ड के हाथों में इतनी ताकत होती है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट छत पर भी चिपके रह सकती है। फोरलिम ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग के हाथों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने हाथों से पूरा उछल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हम अगर ये चीज करेंगे तो हमारे हाथ के कलाइयां टूट सकती हैं, अनटिल एंड अनलेस आप योगा में बहुत ज्यादा उत्तीर्ण हो गए हो, आप बाबा रामदेव लेवल के ना हो तो। एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम। यहीं पे बर्ड के हाथ, बर्ड के हाथ उसे उड़ने में मदद करते हैं। तो सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी किसी के हाथ कोई काम कर रहे हैं, किसी के हाथ कोई काम कर रहे हैं, मींस कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुई होगी। ये देखो, वो कहते हैं कि देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, ये सब एग्जांपल दे रखे हैं। फोर लिम्स ये सब सारा एग्जांपल दे रखा है, आर मॉडिफाइड फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन्स। और यही होमोलोगस ऑर्गन्स हमें ये प्रूफ देते हैं दैट the organisms may have simple basic structure, but in order to survive they have modified their functions into very different forms। this is an evolution का example। एक होता है एनालोगस ऑर्गन। अगर आप बर्ड के उसको देखो, फेदर्स को, तो वो बड़े और फ्लेक्सिबल होते हैं। एक मक्खी के या इंसेक्ट के फेदर्स देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। मक्खी के जो पंख होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, एक मक्खी मूवी भी आई थी उसमें देख लेना, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। बर्ड के पंख फ्लेक्सिबल होते हैं। तो दोनों के पंख दिखने में अलग अलग हैं, बट काम सेम करते हैं। तो वो ऑर्गन्स जो दिखने में अलग अलग हो बट सेम काम करें, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दोज ऑर्गन्स which have different basic structure but perform similar functions are called analogous organ। ये एग्जांपल दे रखा है। Now since analogous organs have different basic design, so they do not indicate common ancestor, analogous organs provide evidence for evolution in another way। The presence of, ये ध्यान से अंडरलाइन कर रहा हूं, the presence of analogous organs indicates even the organisms have different structure can adapt to form similar structure under hostile environment condition। this, अगर सरवाइव करना है तो भले कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आपको वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड दिस इज द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। हाउ डू एनालोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इसके बाद आता है फॉसिल। फॉसिल होते हैं पुराने ऑर्गेनिजम्स के बचे कुचे डेड रिमेन्स। ये पूरा का पूरा एक आर्कियोपेट्रिक्स नाम का बर्ड था
जिसका डायग्राम इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इस डायग्राम में देखो तो उसके बड़े बड़े विंग्स हैं, मतलब वो उड़ सकता था। उसकी टांगों को देखो तो वो बहुत ज्यादा चल सकता था, भाग सकता था। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भाग भी सकता था और उड़ भी सकता था। इस समय ऐसे बहुत ना के बराबर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑस्ट्रिच वॉस्ट्रिच बहुत कम उड़ सकते हैं, भाग ज्यादा सकते हैं। तो आर्कियोपेड्रिक्स जो बर्ड है, उसके फॉसिल से ये पता चलता है कि पहले उड़ने वाले और ऐसे भी थे, बट धीरे 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 एवोल्यूशन हुई। वो बंदा कुछ उड़ने वालों में कन्वर्ट हो गए और कुछ रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, सबका सेम कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। दिस इज एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इसी के ऊपर बेस्ड मिस्टर डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, के सरवाइव करने के लिए इंसान नेचर से देख लेता है इस माहौल में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो वैसे ही अपने अंदर अडेप्शन ले आता है और उन्हीं अडेप्शंस के ऊपर, अडेप्टेशंस के ऊपर ही फिर आगे चलता है। जैसे कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्लासरूम में आ जाओ। डार्विन की थ्योरी उस बंदे को समझ आएगी जो बंदा क्लासरूम के अंदर, देख लो आप अपनी क्लास में बैठ जाओ, मुझे नहीं पता आप लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, आदमी हो, मतलब मेल हो, फीमेल हो, आपके बाल ज्यादा है, कम है, काले हैं, पीले हैं, मुझे कोई कुछ नहीं पता। डार्विन ने सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया, उन्होंने कहा विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन। एक क्लासरूम के अंदर बैठ के देख लो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग मेंटल मेकअप होता है, जिससे उनके लिए, सपोज पढ़ाई की बात हो रही है तो होशियार बच्चों को फायदा होता है। पढ़ाई की बात हो रही है, जो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाई में, वो बेचारा दुखी दुखी रहता है। अब जो पढ़ाई में बेकार है शायद वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, और जो पढ़ाई में अच्छा हो शायद वो स्पोर्ट्स में खराब हो। अब स्पोर्ट्स पीरियड हो जाता है, तो स्पोर्ट्स पीरियड में वो बच्चा आगे आगे आता है, पढ़ाई वाला बच्चा पीछे आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, मगर वो एटीट्यूड खराब है। तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। किसी के लिए कोई चीज ज्यादा फायदेमंद होती है और किसी के लिए कोई चीज कम फायदेमंद होती है। Even though all species reproduce a large number of offspring, the population remains fairly constant. वो कह रहे हैं भले बहुत सारी बकरियां पैदा हो जाती हैं, बट शेर खा के उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। भले जितनी मर्जी पॉपुलेशन कर लो, कभी बीमारी, आपदा, अटैक्स, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ले देकर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, ऐसा डार्विन सर का मानना था। आगे, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल। हर हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप भी तो क्लास में स्ट्रगल कर रहे हो फर्स्ट आने के लिए, और जो या पास होना है तो 33% से ज्यादा, और फर्स्ट आना है तो सबसे ज्यादा। तो ये स्ट्रगल ही तो चल रहा है सब बच्चों के बीच में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। यही स्ट्रगल आपके पापा के जहां भी चल रहा है, जो भी वो जॉब या बिजनेस करते हैं, वहां पर अकेले पापा तो नहीं होंगे ना जॉब करने वाले। सपोज आपके पापा का बिजनेस भी है, तो जो भी बिजनेस आपके पापा करते हैं और लोग भी वो बिजनेस करते हैं, तो वो एक क्लास है जिसमें पास होने के लिए इतना पैसा चाहिए और टॉप बिजनेसमैन बनने के लिए इसमें लड़ाइयां चल रही हैं। तो कुछ लोग टॉप कर जाते होंगे, बट जो लोग बॉटम पे रह जाते होंगे या नहीं परफॉर्म कर पाते होंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाते होंगे। जिनका बिजनेस नहीं चलता होगा, अल्टीमेटली उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ती होगी। ये ध्यान से देख लेना। द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन अ पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट। जो बंदा 33% नहीं लाएगा वो क्लास से फेल हो जाएगा, वो पीछे वाली क्लास में चला जाएगा। लाइफ में भी ऐसा ही है, जो लगातार नहीं देखो जीना है तो कमाना पड़ेगा, कमाना है तो अपने बिल्स पे करने पड़ेंगे, और जब बिल्स नहीं पे करोगे तो अल्टीमेटली नुकसान तो होएगा ही ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशंस पास दीज वेरिएशंस टू देयर प्रोजेनी। सपोज अगर आपके पिताजी करोड़पति हैं, लखपति हैं, तो उसका बेनिफिट आपको तो मिलेगा ही ना। वो बेनिफिट्स आगे अगली जनरेशन को मिल जाते हैं। सपोज किसी के फादर की हाइट लंबी है, तो बच्चे की भी हाइट लंबी होगी। उसको जो हाइट का बेनिफिट मिला है वो कहां से मिला है? फादर से मिला है। ये एग्जाम्पल डार्विन ने कहे थे, इसमें सही गलत के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। दीज वेरिएशंस व्हेन एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब यही एवोल्यूशन बार बार होता रहता है, तो चेंजेस इट लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ऐसा डार्विन सर का मानना था। नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डार्विन सर ने एक थ्योरी दी थी, जिराफ थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जिराफ जिराफ वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी गर्दन बहुत लंबी नहीं थी। पहले जिराफ के बारे में देख लो, मुझे पॉज कर लो, जिराफ की फोटो देखो। जिराफ की खास बात ये होती है उसकी लंबी गर्दन, हद से ज्यादा
लंबी गर्दन। बट वो डार्विन सर का ये मानना था कि शुरू में जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी थी। अब वो जहां रहते थे वहां पर जमीन वाली घास खत्म हो गई, जमीन वाली घास खत्म हो गई, तो अब उनको सरवाइव करने के लिए पेड़ों से पत्ते खाने पड़ते थे। अब अगर पेड़ों से पत्ते खाने पड़ रहे हैं, वो तो छोटी हाइट के थे, तो जितने भी जिराफ छोटी हाइट के थे वो बेचारे भूख के मारे मर गए। बट कुछ जिराफ उनमें से ऐसे थे जिनकी गर्दनें लंबी थी, जिन्होंने पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के खा लिए। अब वो जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले थे। तो आगे जा जाके धीरे 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 ऐसा हुआ कि जिराफ अपनी गर्दन के लिए ही मशहूर हो गया और उसकी गर्दन लंबी होती गई। ये उनका एग्जाम्पल था। हालांकि इस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया था, जहां पर उन्होंने चूहे की पूंछ को 21 जनरेशन तक काटा, मगर फिर भी बिना पूंछ वाला चूहा नहीं पैदा हुआ। ऑगस्ट वाइजमैन थे, उन्होंने डार्विन की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। आज जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसे बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स डार्विन के मानती है और थोड़े बहुत मानती है कि ये जेनेटिक वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। जीन्स में जो चेंजेस आते हैं उसी से इवोल्यूशन होती है। ये जो पेजेस में लिखा हुआ है एक बार लिख लेना। अब व्हाट इज स्पीशिएशन? एक स्पीशीज में चेंजेस आए, फिर वो ये बना, 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 करते 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 वो इतना अलग हो गया कि था वो इस स्पीशीज से, यहां से शुरू हुआ था, अब उसने एक नई स्पीशीज बना ली कि अब ये और ये स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। इसका नाम स्पीशीज ए है, इसका नाम स्पीशीज बी है। A species is a population of organisms consisting of similar individuals which can breed together and produce similar offspring. सिंपल सी बात है, आप सेम स्पीशीज के तभी कहलाओगे जब आपस में ब्रीड करके बच्चे पैदा कर सको, और अगर नहीं कर सकते तो आप दोनों की स्पीशीज अलग अलग हैं, यू डोंट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ये सिंपल यही तरीका होता है। आगे, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज। अब वो ये जो होते हैं चेंजेस होते होते नई स्पीशीज बनती है, उसे बोलते हैं स्पीशिएशन। इसके ऊपर उन्होंने इसके फैक्टर्स दे रखे हैं कि स्पीशीज होने की, स्पीशिएशन की सबसे बड़ी वजह है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा लिख लेना कि सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, वो हम इंडिया में रहता है और उसको हम ले गए सपोज करो अफ्रीका में। जब हम उसे अफ्रीका में लेकर गए, तो वहां पर कई हजारों लाखों करोड़ों साल तक उसे वहीं छोड़ दिया। अब उसी स्पीशीज के लोगों को जब वापस लाए तो वो इंडिया के लोगों से बिल्कुल अलग थे और आपस में उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो सकती थी। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सेकंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक प्रकार की जीन्स, एक प्रकार के लोग एक तरफ हो जाते हैं और वो अपनी ही स्पीशीज से अलग हो जाते हैं और करते करते इतना चेंजेस ले आते हैं कि सेम स्पीशीज के नहीं कहलाते। और एक वेरिएशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, माहौल देखकर जो बदल जाते हैं। ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं। अगला दे रखा है एवोल्यूशन ऑफ आईज। एक एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहली आंख जो थी वो बिग बॉस की आंख नहीं थी, उसे रूडिमेंट्री आई बोलते हैं। उस आंख को बस ये शक्ति प्रदान थी कि वो ये बता सकती थी कि बाहर लाइट है या नहीं है, बाहर लाइट है या नहीं है। धीरे 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 उस आंख में डेवलपमेंट होती गई, उसने अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश करना शुरू करा, अलग अलग शेप्स को पहचानना शुरू करा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव आवर आईज इन अस। देखना एक बहुत बड़ा सेंस होता है, इसके बिना सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। अगला दे रखा है एवोल्यूशन ऑफ फेदर। फेदर को वो मानते थे कि पक्षियों को फेदर दिया जाता था शॉल की तरह ताकि वो ठंड से बच सके। बट धीरे धीरे पक्षियों के ऊपर अटैक होने लगा, तो पक्षी फड़फड़ाने लगे और मरने लगे। तो कुछ पक्षी फड़फड़ा के अपने पंखों को ऐसे ऐसे करने लगे, करते करते उड़ने लग गए। ये फीलिंग वो वाली फीलिंग होती है जब आपने सबसे पहले साइकिल बनानी सीखी हो, साइकिल चलानी सीखी होगी। शुरू में साइकिल चलाओ तो गिर जाते हो, बट एक बार साइकिल चलाने लग जाओ तो यू फील लाइक यू आर फ्लाइंग ऑन द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो यही एवोल्यूशन ऑफ फेदर दे रखा है। उसके बाद एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर पौधों को ब्रीड कराकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, एक नई स्पीशीज बनाई जाती है। गोभी और पत्ता गोभी को क्रॉस ब्रीड करा के बनी ब्रोकली, जो कि गोभी और पत्ता गोभी से ज्यादा न्यूट्रिशियस है,
महंगी भी है और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दो अलग अलग सिमिलर तरीके के प्लांट्स, पौधे या खाने की चीजों को क्रॉस ब्रीड करा के नई नई चीजें बनाई जाती हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद आगे वो उन्होंने ये पैराग्राफ, बेटा मैं शांत होके, मुझे पॉज कर देना, ये पैराग्राफ 3 बार रीड कर लेना। हम सबको प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेस फास्ट होती है बट एवोल्यूशन की अपनी स्पीड होती है। अपनी स्पीड की वजह होती है एक्सटर्नल कंडीशंस, कैसा माहौल है, नेचर कैसा है, बहुत सारी चीजें। तो इन दोनों, एक चीज की डिमांड ही फास्ट होना है और एक चीज की डेवलपमेंट अपनी स्पीड पर है कि अपनी स्पीड पे उसे इवॉल्व होने दो। अगर एक के चक्कर में दूसरे को खींचोगे तो दोनों को दिक्कत होगी ही होगी। ये याद रख लेना। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अगला एक ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स कहां से पैदा हुए। किसी का मानना है कि पहले पानी से लाइफ का ओरिजिन हुआ, पानी से धीरे 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 लाइफ जमीन पर आई, जमीन से कुछ लाइफ पानी में रह गई, कुछ जमीन पर आई, फिर वो आगे आगे डेवलप होती गई, जिसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। ऑल दीज आर थ्योरीज। जो भी ये लिखा हुआ है इसको एक, और अगर बहुत अच्छे हो तो 2 बार लिख लेना। और इसके बाद हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहां पर खत्म होता है। इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है, लॉजिकल चैप्टर है बट इसके अंदर बंदा फंसता कहां पर है, जब उसको वो करना पड़ जाता है, लिखना पड़ जाता है। इसी के लिए पूरे के पूरे पैराग्राफ्स लिखवाए गए हैं। इनको एक और मैक्सिमम 2 बार लिख लेना, देन यू विल बी सफिशिएंट इनफ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम्स। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।